हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर जीके प्रिलिम्स अकेडमी। तो आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे प्रैक्टिस नंबर 35, जो कि ये जीके का वीडियो होगा। और इसमें अगर हम बात करें तो 50 क्वेश्चन वीडियो और एग्जाम्स के पेपर में पूछे जाएगा। तो उसी को 50 क्वेश्चन को हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं टोटल। ठीक है, 35 प्रैक्टिस सेट हो चुका है। इसका प्रीवियस प्रैक्टिस सेट जो भी हो चुका है, आप लोग चैनल पर जाइए, वहाँ पर इसका जो है प्लेलिस्ट बना दिया, आप लोग वहाँ से इसको पूरा का पूरा जो है वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, तो वीडियो बहुत ही जो है आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और वीडियो को एंड तक देखिएगा, तभी इसका भरपूर फ़ायदा जो है आपके एग्ज़ाम में मिल पाएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन इसमें जो दिया गया वो है, निम्न में से किसने इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का जो है आविष्कार किया है, उनका नाम बताना है। तो इलेक्ट्रिकल माइक्रोस्कोप जो है, वो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप जो है, ये इसका निर्माण जो किया गया था वो थे नाल और रुस्का। ठीक है, ये दो वैज्ञानिक थे, इन्होंने किया था। और ये एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर थे। ठीक है, मैक्स नॉल इनका नाम था। 1931 में इन्होंने जो है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का जो है आविष्कार किया था। ठीक है, तो करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा? इसका सी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सहायता विंडो खोलने के लिए किस फंक्शन कुंजी का प्रयोग किया जाता है, यानी कि किस फंक्शन के का प्रयोग करते हैं, की का प्रयोग करते हैं सहायता यानी कि हेल्प विंडो को खोलने के लिए। तो हेल्प विंडो जो होता है लैपटॉप में या कंप्यूटर में, वो F1 फंक्शन की होता है, उसको प्रेस किया जाता है उसको ओपन करने के लिए। तो F1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, F1 से क्या है, हेल्प विंडो ओपन होती है लैपटॉप में, कंप्यूटर में। ठीक है, फंक्शन कुंजियों की अगर हम बात करें तो उसमें F1 से लेकर F12 तक कीबोर्ड के सबसे ऊपर वाला लाइन जो होता है वो व्यवस्थित उसमें रहता है सारे का सारा। और ये की जो है अक्सर कंट्रोल प्लस कुंजी या फिर अल्ट की या फिर शिफ्ट की जैसे अन्य की के साथ जो है संयोजन में करके जो है इसका उपयोग किया जाता है। तो F1 के साथ अगर हम F1 क्लिक करते हैं तो हेल्प विंडो जो है ओपन होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बार चार्ट पर प्लाट किए जा सकते हैं। क्या प्लाट किया जाता है बार चार्ट पर? तो देखिए, बार चार्ट पर जो होता है वो एकाधिक डेटा श्रृंखला जो होता है, सीरीज होता है, इसको जो है प्लाट किया जाता है। तो आंसर इसका हो जाएगा ए पार्ट। ठीक है, अब एक बार चार्ट जो होता है वो डेटा की श्रेणियों के बीच तुलना दिखाने के लिए एक बार का प्रयोग करते हैं। और इसमें अगर हम बात करें तो ये पट्टियों को जो है क्षैतिज या लंबवत रूप से जो है प्रदर्शित किया जा सकता है। एक बार ग्राफ में हमेशा दो अक्ष होते हैं। एक अक्ष में जो है आमतौर पर संख्यात्मक मान होते हैं और दूसरे जो होते हैं वो श्रेणियों के प्रकारों की तुलना करता है। तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा ए पार्ट करेक्ट हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वो घटक जो किसी सॉफ्टवेयर प्रोग्राम की कार्यात्मकता बढ़ाता है उसे क्या कहते हैं? तो वो घटक जो किसी सॉफ्टवेयर प्रोग्राम की कार्यक्षमता को बढ़ाता है उसे हम कहते हैं प्लग इन। ठीक है, क्या कहते हैं? प्लग इन कहा जाता है। तो करेक्ट आंसर इसका जो है ए ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, ए ऑप्शन अगर हम बात करें प्लग इन का, तो इसका उपयोग जो है फर्स्ट टाइम 1970 यानी कि 1970 के दशक के मध्य में किया गया था। और प्लग इन सिस्टम का विचार जो आया था या दिया था, वो विचार रायन बोरेन करके एक थे, उन्होंने जो है इस विचार को सर्वप्रथम प्रस्तुत किया था। ठीक है, प्लग इन जो है वर्ड प्रेस में निर्मित होते हैं, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी दिवस कब मनाते हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हिंदी दिवस की अगर हम बात करें तो ये हर वर्ष 14 सितंबर को मनाया जाता है। आंसर इसका ये ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि 14 सितंबर 1949, ठीक है, एक डेट है 14 सितंबर 1949 को संविधान सभा ने जो है हिंदी को देश की राजभाषा घोषित किया था। तो इसलिए हर वर्ष 14 सितंबर को जो है हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं। ठीक है, और केंद्रीय सरकार की दो आधिकारिक भाषाओं में से एक हिंदी है जो देवनागरी लिपि में लिखी जाती है, दूसरी आधिकारिक भाषा अंग्रेजी है। टोटल हिंदी भारत गणराज्य की 22 भाषाओं में से एक है। 22 आधिकारिक भाषाएं हैं, उनमें से एक हिंदी है। और देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने जो है 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाने का फैसला किया था। और विश्व हिंदी दिवस, दो डेट है, एक है विश्व हिंदी दिवस का। विश्व हिंदी दिवस हर वर्ष मनाते हैं 10 जनवरी को। ठीक है, हिंदी दिवस मनाया जाता है 14 सितंबर को और विश्व हिंदी दिवस मनाते हैं हर वर्ष 10 जनवरी को। तो दोनों डेट याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हिंदी साहित्य का 73वां वार्षिक सम्मेलन निम्नलिखित में से किस शहर में आयोजित किया गया था? तो हिंदी साहित्य का 73वां जो साहित्य सम्मेलन का 73वां वार्षिक अधिवेशन जो हुआ था, यह उत्तर प्रदेश के प्रयागराज जिले में जो है आयोजन किया गया था। तो करेक्ट आंसर इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। कब हुआ था? तो मार्च 2022 में। ठीक है, मार्च 2022 में इसका 73वां अधिवेशन जो है आयोजित हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश को अपना दूसरा हाथी अभ्यारण्य प्राप्त करने के लिए यह किसका हिस्सा होगा?
ये बताना है। तो अगर हम इसे बात करें आंसर की, तो उत्तर प्रदेश को शीघ्र ही लखीमपुर में दुधवा राष्ट्रीय उद्यान के हिस्से के रूप में अपना द्वितीय हाथी अभ्यारण्य प्राप्त होगा। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान में बनाया जाएगा। और ये कहाँ पर पड़ता है, तो लखीमपुर ज़िले में पड़ता है। और अभ्यारण्य का नाम क्या रखा गया है, तो बन गया है तराई हाथी अभ्यारण्य। ठीक है, अभ्यारण्य का नाम क्या होगा, तराई हाथी अभ्यारण्य। और इसके पहले अगर उत्तर प्रदेश में बात करें तो केवल एक हाथी अभ्यारण्य था, जिसका नाम शिवालिक हाथी अभ्यारण्य था, जिसे उत्तराखंड द्वारा जो है साझा किया जाता है। ठीक है, तो अब दो हो जाएंगे। दुधवा में तराई हाथी अभ्यारण्य में पीलीभीत अभ्यारण्य, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, किशनपुर वन्यजीव अभ्यारण्य, कतनिया घाट वन्यजीव अभ्यारण्य और उत्तर प्रदेश दक्षिण खीरी वन प्रभागों के कुछ क्षेत्र इसमें शामिल किए जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा शहर नहीं था, इनमें से बताना है। तो आंसर का बात करें तो सी पार्ट हो जाएगा। मेहरगढ़ जो होता है ये हड़प्पा सभ्यता का जो है शहर नहीं था। बाकी लोथल, धौलावीरा, सकौत कोहा ये तीनों जो है क्या थे, ये हड़प्पा के जो है शहर हुआ करते थे। ठीक है, मेहरगढ़ जो है सिंधु नदी घाटी के पश्चिम में बलूचिस्तान और पाकिस्तान के कच्ची मैदान पर जो है बेलन के पास एक स्थित नवपाषाण स्थल है, वहाँ पर यह स्थित है। और ये जो है अगर हम बात करें तो उत्तर पूर्व भारतीय उपमहाद्वीप में सबसे पहले ज्ञात नवपाषाण स्थल है, जिसमें खेती की बात करें तो गेहूं और जौ की, पशुचारण में बात करें तो मवेशी भेड़ बकरियों की, और धातुकर्म के प्रारंभिक यहाँ पे प्रमाण मिले हैं। ठीक है, तो ये हड़प्पा का जो है स्थल शहर नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन में मिलान करना है। ठीक है, तो इसमें दिया गया है जिला, और जिला अगर हम बात करें इसमें तो क्या क्या चीज़ें दी गई हैं, तो इसमें दिया गया है पहला सूची सेकंड में जो दिया गया है वो जिलों के नाम है, और इसमें जो दिया गया है पहले सूची फर्स्ट में वो क्या है, मंदिरों के नाम है। तो इसमें से बताना है, मिलान करना है। ठीक है, बेसिकली कि भरथर मंदिर जो है ये कहाँ है और किस ज़िले में है। तो भरथर मंदिर की अगर हम बात करें तो ये अलवर ज़िले में है। ठीक है, राजस्थान के अलवर ज़िले में है, और ये यहाँ इसके पास में सरिस्का राष्ट्रीय बाघ अभ्यारण्य पड़ता है। ठीक है, करणी माता का मंदिर अगर हम बात करें तो ये बीकानेर ज़िले में पड़ता है। ठीक है, भी राजस्थान में पड़ेगा। और अटमेश्वर मंदिर जो है ये पुष्कर ज़िले में है। और बीसल देव मंदिर जो है ये बीसलपुर स्थित है, जो कि टोंक से लगभग 60-70 किलोमीटर की दूरी है, तो यहाँ पे टोंक हो जाएगा। तो इस तरीके से राजस्थान के मंदिर थे और राजस्थान में मिलाना था। करेक्ट आंसर की अगर हम बात करेंगे तो बी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, पानीपत की पहली लड़ाई किन के बीच लड़ी गई ये बताना। ठीक है, पानीपत की पहला युद्ध हुआ था, प्रथम युद्ध हुआ था, वो किन किन के बीच हुआ था ये बताना। तो पहली जो युद्ध हुआ था पानीपत का वो बाबर और इब्राहिम लोदी के मध्य जो है लड़ा गया था। तो करेक्ट आंसर जो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। कब लड़ा गया था, तो 1526 को, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, पानीपत के एक छोटे से गांव के पास ये लड़ी गई थी, जिसे आज हरियाणा के नाम से जानते हैं। पानीपत की लड़ाई में अगर हम बात करें तो इसमें गन पाउडर, आग्नेयास्त्र और फील्ड आर्टिलरी से जुड़े हुए शुरुआती लड़ाइयों में से एक था, जो कि इसमें इस्तेमाल किया गया था। ठीक है, और इसमें बाबर विजयी हुआ था, और यही युद्ध के बाद जो है मुगल वंश की स्थापना हुई थी भारत में। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किस राजपूत शासक को एक मस्जिद के पुनर्निर्माण के लिए दान देने के लिए जो है जाना जाता है। ठीक है, इसमें से ऑप्शन देखिएगा कौन कौन से शासक के नाम दिए गए जो मंदिर के पुनर्निर्माण के लिए दान दिया गया था। तो ये देखिए, मिहिर भोज, भोज परमार, पृथ्वीराज थर्ड और जय सिंह सिद्धराज। तो इनमें से किसका नाम आता है जिन्होंने मंदिर के निर्माण में जो है दान दिया था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो आंसर इसका हो जाएगा डी पार्ट, जय सिंह सिद्धराज। ये गुजरात के चालुक्य राजा थे जय सिंह सिद्धराज। ये जो है वहाँ राजा के काम के पुत्र थे, और 1094 ईस्वी में जो है ये क्या बैठे थे, सिंहासन पर इन्होंने जो है बैठे थे। और इन्होंने जो है विभिन्न धर्मों और जातियों के कई विद्वानों को आश्रय दिया था। वो एक राजपूत शासक था जिसने एक मस्जिद के पुनर्निर्माण के लिए जो है 1 लाख सिक्के जो है दान किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वदेशी आंदोलन के दौरान किसकी अध्यक्षता में कलकत्ता में एक नेशनल कॉलेज की शुरुआत की गई थी। तो स्वदेशी अध्यक्षता के दौरान अगर हम बात करें तो नेशनल कॉलेज में तो वो थे अरविंदो घोष। आंसर इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, इनकी अध्यक्षता में जो है नेशनल कॉलेज की शुरुआत किया गया था 1906, यानी कि 1906 में जो है स्वदेशी आंदोलन के भाग के रूप में जो है राष्ट्रीय बंगाल महाविद्यालय की स्थापना की गई थी। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा, ये ऑप्शन बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश जमींदारी उन्मूलन और भूमि सुधार अधिनियम 1950 में क्या शामिल है। इनमें से बताना है कितनी अनुसूचियां शामिल हैं इस अधिनियम में, ये बताना। तो इस अधिनियम को अगर हम बात करें तो उत्तर प्रदेश जमींदारी उन्मूलन और भूमि सुधार अधिनियम 1950 के रूप में
जाना जाता है, और इसमें अगर हम बात करें तो 9 अनुसूची शामिल है। आंसर क्या हो जाएगा? 9वीं अनुसूची। राइट आंसर इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है। उत्तर प्रदेश के न्याय पंचायतों की कुल संख्या कितनी है? उत्तर प्रदेश में न्याय पंचायतों की कुल संख्या की अगर हम बात करें तो 8135 है। आंसर सी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में कुल मंडलों की बात करेंगे तो 18 मंडल हैं। टोटल 75 जिले हैं उत्तर प्रदेश में। और उत्तर प्रदेश में कुल 915 शहरी निकाय हैं। ठीक है, 915 क्या हैं? शहरी निकाय हैं। और उत्तर प्रदेश में कुल 13 नगर निगम हैं। ठीक है, उत्तर प्रदेश में कुल 226 क्या है? 226 नगर पालिका बोर्ड है। और ग्राम सभाओं की अगर हम बात करेंगे तो 59,163 ग्राम सभाएं हैं उत्तर प्रदेश में टोटल। तो ये कुछ आंकड़ा है जिसको आपको जानना चाहिए, पूछ लिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर प्रदेश में ई जिला परियोजना किस वर्ष लागू की गई थी? ये क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? तो उत्तर प्रदेश में ई जिला परियोजना की लागू डेट बताना है, ये लागू कब किया गया था? तो ये जो है 2010 में लागू हुआ था। तो आंसर इसका ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय उत्तर प्रदेश को कितने मंडलों में बांटा गया है? तो टोटल अगर हम बात करें तो 18 मंडल हैं। तो आंसर ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा? ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हथनी कुंड बैराज सिंचाई परियोजना उत्तर प्रदेश किस जिले में स्थित है? हथनी कुंड बैराज सिंचाई परियोजना जो है उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें तो ये सहारनपुर जिले में स्थित है। आंसर इसका क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है। और यह जो है 5 राज्यों की संयुक्त परियोजना है। उसमें कौन कौन से राज्य आते हैं? तो दिल्ली आता है, उत्तर प्रदेश है, हिमाचल प्रदेश है, हरियाणा और राजस्थान है। ठीक है। इसको जो है सहारनपुर में यमुना नदी पर यह बना हुआ बैराज है। और ये कब बनाया गया था? तो 1872 में, बहुत पुराना बैराज है। 1872 में इसका निर्माण किया गया था। ठीक है। और अगर हम बात करें तो यह बैराज 1872 में बनाया गया है। और 1978 में बाढ़ आया था, जिसका विनाश के कारण जो है क्या हो गया था, ये फिर यमुना नदी के पानी की मांग करने में 5 राज्यों में से एक समझौता किया गया। और इस प्रकार इसके नए बैराज का निर्माण जो 1994 में शुरू हुआ, 1999 में जो है पूरा हुआ था। तो बीच में क्षतिग्रस्त हो गया था, उसके बाद फिर बनवाया गया। तो ये याद रखिएगा, डी पार्ट सहारनपुर यमुना नदी पर। कुसुम योजना किससे संबंधित है? कुसुम योजना की अगर हम बात करेंगे तो ये सोलर पंप से संबंधित है। करेक्ट आंसर इसका ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ए पार्ट इसका राइट है। ठीक है, सोलर पंप से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान की चौथी अनुसूची निम्नलिखित में से किस विकल्प के बारे में बताती है? भारतीय संविधान की चौथी अनुसूची में क्या लिखा हुआ है, क्या वर्णन दिया हो, यह बताना है। तो भारतीय संविधान की चौथी अनुसूची में हमें राज्यसभा सीटों के आवंटन के बारे में पता चलता है चौथी अनुसूची से। तो करेक्ट आंसर इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद को डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने संविधान का हृदय और आत्मा कहा है? तो वो अनुच्छेद है अनुच्छेद 32, जो कि मौलिक अधिकार है। तो इस अनुच्छेद 32 को डॉक्टर अम्बेडकर ने जो है संविधान का हृदय और आत्मा कहा है। ये इसलिए बनाया गया था क्योंकि मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के लिए प्रभावी मशीनरी के एक टुकड़े के बिना मौलिक अधिकार की घोषणा निरर्थक होती। इसके अलावा एक अधिकार इसमें यह उपाय नहीं है कि ये एक बेकार घोषणा है। ठीक है। तो इसके अगर हम बात करें तो इस प्रकार हमारे संविधान के निर्माताओं ने अनुच्छेद 32 में विशेष प्रावधानों को अपनाया, जो नागरिकों के उल्लंघन के मौलिक अधिकारों के लिए जो है उपाय प्रदान करता है। ठीक है, तो आंसर इसका क्या हो जाएगा? ये पार्ट करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा संवैधानिक संशोधन शिक्षा का अधिकार प्रदान करता है? ठीक है, तो वो कौन सा संवैधानिक संशोधन था जिसके द्वारा शिक्षा का अधिकार प्रदान किया गया था? तो वो था 86वां संविधान संशोधन। 86 संविधान संशोधन हुआ था 2002 में। और इसमें अगर हम बात करें तो भाग 3 में मौलिक अधिकार के रूप में इसको जो है शिक्षा का अधिकार जोड़ा गया था। संशोधन ने अनुच्छेद 21 ये जोड़ा, जिसने शिक्षा के अधिकार को 6 से 14 वर्ष के बीच बच्चों के लिए जो है एक मौलिक अधिकार बना दिया। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा? डी पार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अवधारणा गरीबी की संस्कृति किसके द्वारा पेश की गई थी? ये जो अवधारणा है गरीबी की संस्कृति, ये किसके द्वारा पेश किया गया था? तो ये ऑस्कर लुईस के द्वारा पेश किया गया था। आंसर ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है पंचतंत्र पुस्तक किसने लिखी? तो ऑप्शन इधर दिया गया है। पंचतंत्र पुस्तक के लिखने लेखक कौन है, ये बताना है। तो पंचतंत्र पुस्तक के लेखक जो है उनका नाम है विष्णु शर्मा। आंसर सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न। भारतीय गैंडे कहाँ संरक्षित हैं? तो भारतीय गैंडे अगर हम बात करें तो काजीरंगा नेशनल पार्क में संरक्षित है। काजीरंगा नेशनल पार्क कहाँ पर है? असम में। ठीक है, असम में। तो वहाँ पे भारतीय गैंडों को जो है एक सींग वाला गैंडों को जो है सुरक्षित किया गया है। आंसर इसका बी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सी एक खरीफ फसल है इनमें से? ठीक है, गेहूँ, जौ, चना, सरसों, ये सब क्या है? रबी फसल आती हैं। कपास जो होगा ये खरीफ हो जाएगा। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा? ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, कपास क्या होता है? खरीफ फसलों को रूप में आता है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो चावल, मक्का, बाजरा, सोयाबीन, मूंगफली याद आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन।
किस प्रकार की खेती में भूमि का उपयोग खाद्य और चारा फसलों को उगाने और पशुओं को पालने के लिए भी किया जाता है? तो कौन सी खेती होती है? तो उस खेती को हम कहते हैं मिश्रित खेती। ठीक है, क्या कहते हैं? मिश्रित खेती। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोरलॉग पुरस्कार निम्नलिखित से किस एक विज्ञान क्षेत्र में दिया जाता है? बोरलॉग पुरस्कार जो है ये कृषि के क्षेत्र में दिया जाता है, तो आंसर इसका ए पार करेक्ट हो जाए, कृषि। ठीक है, क्योंकि नॉर्मन अर्नेस्ट बोरलॉग एक थे अमेरिकी कृषि विज्ञानी, और ये नोबेल पुरस्कार विजेता था, जिन्हें हरित क्रांति का जनक माना जाता है, तो इन्हीं के नाम पर ये बोरलॉग पुरस्कार जो है रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो कि कृषि क्षेत्र में दिया जाता है। अगला क्वेश्चन, रेशम कीट अपने जीवन चक्र में किस चरण में वाणिज्यिक रेशम फाइबर का उत्पादन करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी पार्ट, प्यूपा। प्यूपा का जब ये चरण होता है, प्यूपा के चरण में, तो ये रेशम फाइबर का उत्पादन करता है जीवन चक्र में। तो करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा? सी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है इसमें? अगला क्वेश्चन दिया गया है कि जयपुर, दौसा और अजमेर राजस्थान के किस कृषि जलवायु प्रदेश में सम्मिलित है? तो ये तीनों जो शहर के नाम दिए गए हैं, ये अगर हम बात करें तो ये अर्ध शुष्क पूर्व मैदान कृषि जलवायु क्षेत्र से संबंधित है। तो करेक्ट आंसर इसका बी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, करेक्ट आंसर इसका बी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है इसमें, विचार करना कि इनमें से कौन कौन सा सही सुमेलित है। ठीक है, 4 ऑप्शन अगर इसमें देखा जाए तो इस तरीके से दिए गए हैं। प्रसिद्ध स्थल दिया गया, क्षेत्र दिया गया। त्र्यंबकेश्वर को दिया गया मालवा क्षेत्र में स्थित है। ठीक है, तो इसमें दिया गया है कि त्र्यंबकेश्वर जो है मालवा क्षेत्र में है। दूसरा दिया गया अजंता विदर्भ क्षेत्र में स्थित है। ठीक है, अराकू घाटी दिया गया असम में, खजुराहो बुंदेलखंड, नालंदा छोटा नागपुर पठार। तो इसमें बताना है कि कौन कौन सा जो है सही रूप से मिलान किया गया है। तो इसमें अगर हम बात करें तो केवल 4 और 5 ये 2 ऑप्शन जो है ये सही रूप से मिलान किया हुआ है। तो आंसर इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, खजुराहो बुंदेलखंड क्षेत्र में है, नालंदा छोटा नागपुर पठार में। बाकी की अगर हम बात करें तो देखिए, खजुराहो जो है कभी बुंदेलखंड के चंदेला जो राजपूतों की राजधानी हुआ करती थी, और ये विश्व प्रसिद्ध 10वीं शताब्दी में जो है खजुराहो मंदिर का घर होता है। ये मंदिर जो है देश में मध्यकालीन हिंदू वास्तुकला और पूर्ण मूर्तिकला के रूप में सबसे उत्तम नमूनों का प्रतिनिधित्व करते हैं, और मंदिर अपने नागर शैली के स्थापत्य प्रतीकवाद के लिए प्रसिद्ध है। इन मंदिरों को 1986 में विश्व धरोहर के स्थल में जो है दर्जा मिला। मंदिर अगर बात करें तो स्थल तो विंध्य पर्वत श्रृंखला के भीतर स्थित है। ठीक है, नालंदा एक प्रशंसित महाविहार था और महाविहार था, और जो भारत के मगध यानी कि आधुनिक जो बिहार क्षेत्र है, बिहार राज्य है, उसके प्राचीन साम्राज्य का एक जो है बड़ा बौद्ध जो है मठ था। ठीक है, और अगर हम इसमें बात करते हैं तो देखिए, वैदिक शिक्षा के अत्यधिक औपचारिक तरीकों ने तक्षशिला, नालंदा, विक्रमशिला जैसे बड़े शिक्षण संस्थानों की स्थापना को प्रेरित करने में मदद की, जिन्हें अक्सर भारत के प्रारंभिक विश्वविद्यालय के रूप में जाना जाता है। तो ये चीज़ें हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हीरे की खदान में चल रही हैं, क्या चल रही हैं हीरे की खदान? तो हीरे की खदान की अगर हम बात करेंगे इसमें तो क्या हो जाएगा, ये कहाँ पर है? तो मध्य प्रदेश पन्ना में हो रहा है। तो आंसर इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी विश्व की सबसे बड़ी खाड़ी है इनमें से? तो विश्व की सबसे बड़ी खाड़ी की अगर हम बात करेंगे इसमें तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर इसका हो जाएगा मैक्सिको की खाड़ी। मैक्सिको खाड़ी जो है दुनिया की सबसे बड़ी खाड़ी है, और इसकी सीमा जो है संयुक्त राज्य अमेरिका, मैक्सिको और क्यूबा के द्वीप राष्ट्र से लगती है। ठीक है, तो ये सबसे बड़ी हो जाएगी। तो आंसर इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, निम्नलिखित को मिलाना, इसमें देखिए इस तरीके से खुद दिया गया है। GV के राव समिति दिया गया, लमसंघवी समिति, अशोक मेहता समिति, बलवंत राय मेहता समिति। तो GV के राव समिति अगर हम बात करें तो जिला परिषद भारत की पंचायती राज व्यवस्था में प्रमुख निकाय होना चाहिए। ठीक है, और अगर हम बात करते हैं इसमें LM सिंघवी समिति, तो ये इन्होंने क्या कहा था? तो स्थानीय स्वशासन की संवैधानिक मान्यता इनके इस समिति के द्वारा दर्शाई गई थी। ठीक है, तो ये का सी हो जाएगा, और अगर हम बात करें तो ये इसका बी हो जाएगा। ठीक है, पहला का ए हो जाएगा। अशोक मेहता समिति की अगर हम बात करें तो ये इन्होंने कहा था पंचायती राज संस्थाओं यानी कि पंचायत मंडल और जिला परिषद 2 स्तरीय प्रणाली होनी चाहिए, वो अशोक मेहता समिति के द्वारा कहा गया था। बलवंत राय मेहता समिति के द्वारा सिफारिश किया गया था त्रिस्तरीय पंचायती राज प्रणाली की, उसमें ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद होना चाहिए। तो इस तरीके से ये समितियाँ आई थी जिसको इस तरीके से समझाया गया था। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा? डी पार्ट हो जाएगा। अपनी अपनी जो है इन्होंने सिफारिश की थी इस तरीके से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक यानी कि CAG के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है?
अब इसमें से कौन सा कथन इनके बारे में गलत है? देखिए सीएजी की बात करें यानी कि नियंत्रक और महालेखा परीक्षक जिसको कहते हैं, तो ये अनुच्छेद 148 के तहत इनका प्रावधान दिया गया है, तो ये याद रखिएगा, बहुत बार पूछा गया है। और इसमें से कौन सा कथन इनके बारे में सही नहीं है? तो देखिए वो भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है, तो ये सही है। उन्हें भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के तरह पद से हटाया जा सकता है, तो ये भी सही है। सीएजी भारत सरकार के अधीन अपने कार्यालय का कार्य बंद करने के बाद आगे के कार्यालय के लिए पात्र हैं, तो ये गलत है, ठीक है, आगे के कार्यालय के लिए पात्र नहीं होते। और चौथा है कि सीएजी का वेतन भारत के समेकित कोष पर वसूला जाता है, तो ये भी सही है। तो आपका आंसर इसमें क्या हो जाएगा? सी पार्ट। गलत हमें बताना था, तो गलत इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। तो अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के लिए क्रेडिट कार्ड जारी करने के लिए आवश्यक न्यूनतम निवल मूल्य क्या होता है, ये बताना है, ठीक है। इसका आंसर क्या होगा? तो अगर हम बात करें तो इसका आंसर हो जाएगा सी पार्ट, 100 करोड़ रुपए, ठीक है। अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के लिए क्रेडिट कार्ड जारी करने के लिए आवश्यकता न्यूनतम निवल मूल्य जो होता है वो 100 करोड़ रुपये रखा गया है, तो आंसर सी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। अगस्त 2022 में प्रधानमंत्री कार्यालय के निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो अगस्त 2022 में आईएफएस अधिकारी हैं श्वेता सिंह, ठीक है, इन्हें नियुक्त किया गया है प्रधानमंत्री कार्यालय के निदेशक के रूप में, पीएमओ निदेशक। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा? ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। केंद्र सरकार ने जुलाई 2022 के 1 से 10 तक और अपनी 19 अधिकृत शाखाओं के माध्यम से चुनावी बॉन्ड जारी करने और भुनाने के लिए किस बैंक को अधिकृत किया है? तो उस बैंक का नाम बताना। तो वो बैंक है भारतीय स्टेट बैंक, एसबीआई बैंक। आंसर इसका जो हो जाएगा वो ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा? ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जून 2022 में सशस्त्र सीमा बल के नए महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो उनका नाम क्या है? तो उनका नाम है सुजाय लाल थाउसेन। क्या नाम है? सुजाय लाल थाउसेन, जो कि ए पार्ट में दिया गया। ये सशस्त्र सीमा बल यानी कि एसएसबी, ठीक है, एसएसबी के ये महानिदेशक बनाए गए हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगस्त 2022 में रक्षा प्रौद्योगिकी विकसित करने के लिए किस भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान आईआईटी ने डीआरडीओ के साथ सहयोग किया है? तो कौन सी आईआईटी का नाम है जिनके साथ डीआरडीओ के साथ सहयोग हुआ है? तो उसका नाम है आईआईटी रुड़की। आंसर क्या हो जाएगा? सी पार्ट करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। निम्नलिखित में से किस महिला ने मुगल काल के दौरान ऐतिहासिक लेख लिखा था? तो उनका नाम क्या था? तो वो थी गुलबदन बेगम। 1523 से लेकर 1603 तक ये रहे थे और इन्होंने फारसी तुर्की ये जो है एक फारसी तुर्की जो है राजकुमारी थी, जो बादशाह बाबर की ये बेटी थी, ठीक है। हुमायूं नामा के लेखक के रूप में सबसे अधिक जानी जाती हैं। इनके भाई थे हुमायूं, तो इन्होंने हुमायूं का जो है लेखा जोखा लिखा है, तो आंसर ए पार्ट करेक्ट हो जाए। यूनेस्को का मुख्यालय पूछा गया अगले क्वेश्चन में कहाँ पर है? तो इसका मुख्यालय जो है वो पेरिस में है, फ्रांस की राजधानी पेरिस में यूनेस्को का मुख्यालय। गठन कब हुआ था? तो 1945 में इसका गठन किया गया था और मुख्यालय इसका बनाया गया पेरिस फ्रांस में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सौभाग्य योजना का उद्देश्य सार्वभौमिक है, क्या है? सौभाग्य योजना का उद्देश्य सार्वभौमिक जो है वो है घरेलू विद्युतीकरण करना। तो करेक्ट आंसर इसका बी ऑप्शन से हो जाएगा, घरेलू विद्युतीकरण करना। फरवरी 2022 में पाकिस्तान देश के दूसरे सर्वोच्च नागरिक सम्मान हिलाल ए पाकिस्तान से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये सम्मानित जो हुए हैं उनका नाम है माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक और परोपकारी हैं बिल गेट्स, उन्हें जो है ये सम्मान दिया गया है, तो आंसर ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। जनवरी 2022 में योनेक्स सनराइज इंडिया ओपन पुरुष एकल का फाइनल खिताब ये किसके द्वारा जीता है? तो ये जीता गया है लक्ष्य सेन के द्वारा, तो आंसर इसका लक्ष्य सेन हो जाएगा, ठीक है, लक्ष्य सेन। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किसे जनवरी 2022 में भारत का मुख्य आर्थिक सलाहकार नियुक्त किया गया? उनका नाम क्या है? तो वह है वी अनंत नागेश्वरन। इन्हें जो है 28 जनवरी 2022 को इन्होंने कार्यभार संभाला और वह जो है क्रेडिट स्विस ग्रुप एजी के एजी और जूलियस बेयर्स ग्रुप के पूर्व कार्यकारी रहे हैं और ये जो है कृष्णामूर्ति सुब्रमण्यम का स्थान लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी कर पर लगाया गया एक कर जो आय समानता को कम करने के लिए एक निश्चित स्तर से ऊपर की आय पर लगाया जाता है, उसको हम क्या कहते हैं? तो उसको हम कहते हैं अधिभार, सर चार्ज उसको कहा जाता है इंग्लिश में, हिंदी में अधिभार कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोगों से मास्क पहनने का आग्रह करने के लिए कौन सा भारतीय राज्य रोको टोको अभियान शुरू करने के लिए तैयार है? तो उस भारतीय राज्य का नाम है मध्य प्रदेश, ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा? मध्य प्रदेश। भारत के पहले अमृत सरोवर का उद्घाटन किस राज्य में किया गया? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में किया गया। उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला है? रामपुर जिला, जहाँ पे पहला अमृत सरोवर जो है बनकर तैयार हुआ, उसका उद्घाटन किया गया। आंसर क्या हो जाएगा? सी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन दक्षिण भारत में मनाया जाने वाला फसल उत्सव है एक तो इसमें से अगर हम बात करें तो पोंगल और ओणम जो है दक्षिण भारत में जो है मनाया जाने वाला फसल उत्सव होता है।
तो पोंगल और ओणम, आंसर इसका सी ऑप्शन से हो जाएगा। ठीक है, पोंगल जो होता है केरल और तमिलनाडु का फसल उत्सव है। पोंगल का अर्थ है उबालना चावल, उबालना और चावल भूरे मीठे भूरे गुड़ नारियल और झंझरी नट और किशमिश से बने दलिया के अनुष्ठानिक भेंट को संदर्भित करता है। ठीक है, और तमिल लोग जो है पोंगल के रूप में मनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है इनमें से? तो इसके अगर हम आंसर की बात करेंगे तो वो हो जाएगा माजुली द्वीप। ठीक है, आंसर बी पार्ट हो जाएगा। माजुली द्वीप को जो है दुनिया के सबसे बड़ी नदी द्वीप का नाम दिया गया है और ये सुंदर नदी द्वीप असम के ब्रह्मपुत्र पर नदी पर स्थित है। ठीक है, असम के ब्रह्मपुत्र पर नदी पर स्थित है। ठीक है, दक्षिण में ब्रह्मपुत्र नदी और उत्तर में अगर हम बात करें तो खरकुटिया नदी। ठीक है, और ब्रह्मपुत्र की उपधारा सुबनसिरी नदी के द्वारा ये बना हुआ माजुली द्वीप है, जो कि विश्व का सबसे जो है बड़ा नदी द्वीप बना हुआ है। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा? बी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। तो ये था आज का ओवरऑल वीडियो जिसको हम लोगों ने देखा, डिस्कस किया। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। साथ ही साथ अपने दोस्तों में ज़्यादा शेयर भी कर दीजिएगा। ठीक है, कमेंट करके फीडबैक भी दे सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, नमस्कार।